Hello students, good morning. Myself Pankaj Sharma from Praxis Vidyapeeth Rudholi Basti. Before we study about the today's topic, I want to recap the previous video. In the previous video and previous lecture, you have a study about the pronoun basic concept and the most important pronoun, personal pronoun, and its case, its form, its subjective, objective and possessive cases. Today we study about the rest of the pronoun. As I have to said you that there are 9 kinds of pronoun. Mostly in so many books there is the information of 8 kind or 7 kind pronoun, but if we see about it from the P.C. Rain and Ragpul Tilak, the book of P.C. Rain and Ragpul Tilak, then there is a 9 kind of pronoun especially, and this pronoun you have already studied, आप इसको कर चुके हैं. अब आते हैं सेकेंड पर्सन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. व्हाट इज द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? द प्रोनाउन और द वर्ड व्हिच डिमॉन्स्ट्रेट एनी ऑब्जेक्ट और पर्सन, दैट इज कॉल्ड द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. इन हिंदी इसे हम बोलते हैं संकेतवाचक. क्या बोलते हैं? संकेतवाचक. जो किसी की तरफ संकेत करता है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है. और इसके संकेत जैसे इस सेंटेंस में लिख रहा हूं, इसके अंतर्गत स्पेशली आते हैं, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज. ये संकेतवाचक प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं. अब कैसे ये करते हैं? जैसे आपने कहा, ये बुक है, ये एग्जाम्पल है, दिस इज अ गुड बुक. दिस इज अ गुड बुक. कैसे आप डिसाइड करोगे? एक सेंटेंस ये लिखा है, दूसरा एक और मैं लिख रहा हूं, This book is good. ये जो सेंटेंस आपके सामने है दोनों, दिस इज अ गुड बुक एंड दिस बुक इज गुड. यहाँ पे सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो आप किसी सेंटेंस को लिखते समय करते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट. ये जो फॉर्मूला है किसी सेंटेंस का, इसी फार्मूले के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि व्हाट द वर्ड दिस इज, ये किस प्रकार का वर्ड है, या व्हाट द टर्म, कौन सा टर्म है. तो यहां पे देखिए क्या होता है किसी सेंटेंस में, यानी सब्जेक्ट किसके पहले आता है? हेल्पिंग वर्ब के पहले, या सेंटेंस में सबसे पहले आता है. और सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आता है? या तो कोई नाउन आता है या तो कोई प्रोनाउन आता है. अब अगर इसे तो हम नाउन मान नहीं सकते. अब ये नाउन नहीं है तो ये क्या हुआ? इसका मतलब प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन का वर्क कौन करता है? प्रोनाउन करता है. ऐसी स्थिति में आप इस हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से ये देख के लगा सकते हो कि दिस इज द प्रोनाउन. और कैसा प्रोनाउन है? ये संकेत कर रहा है किस? इस गुड बुक की तरफ, बुक की तरफ. ये क्या है? नाउन. किसी वस्तु या व्यक्ति की तरफ, किसी ऑब्जेक्ट की तरफ जो संकेत करता है, जो इंडिकेट करता है, वो उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत रखते हैं. अब आपके सामने ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, ये बताने के लिए लिखा है कि क्या आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये प्रोनाउन ही है कि कुछ और है. तो मैंने पहले ही आपको बताया था
कि आप हमेशा कम से कम जो भी टर्म है ग्रामर के, उन टर्म की डेफिनीशन और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्लियर आपके माइंड में होनी चाहिए। यहाँ पे दिस इज अ गुड बुक और इसी सेंटेंस को दिस बुक इज गुड, यहाँ पे ये जो नाउन है ये यहाँ आ गया वर्ब के पहले, इसका मतलब सब्जेक्ट तो ये हुआ मेन, और ये क्या हुआ, ये भी संकेत कर रहा है, लेकिन इस नाउन के पहले आया है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। समझ में आ गया। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की तरफ संकेत करते हैं और प्रोनाउन की तरह संकेत करते हैं, एडजेक्टिव की तरह नहीं। यहाँ संकेत तो ये भी कर रहा है, लेकिन ये यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया और ये यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और, दिस इज माई पेन, मान लो ऐसे कीजिए, दिस इज माई पेन, और एक इसी सेंटेंस को हम फिर लिखते हैं, दिस पेन इज माइन। सेम डिफरेंस, जो डिफरेंस आप यहां देख रहे हो सेम डिफरेंस यहां भी है। यानी हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी वर्ब के पहले ये वर्ड आएंगे तो ये प्रोनाउन के रूप में होंगे, और जब किसी नाउन के पहले आएंगे तो ये एडजेक्टिव के रूप में आएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये दो हो गए, अब आते हैं इंट्रोगेटिव। अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव आपके समझ में आया होगा तो इंट्रोगेटिव भी आपके समझ में 100% आएगा। सेम द वर्क, इनका भी प्लेस वही होता है इंट्रोगेटिव का जो डिमॉन्स्ट्रेटिव का होता है। अगर ये एक के बाद एक ही समझा जा सकता है, अगर इसको आप अलग करके समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। और इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, जो प्रश्न पूछने का काम करे, यानी जो वर्ड या जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का काम करे वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। अब यहां पे जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं, WH वाले क्वेश्चन वर्ड जितने भी हैं, हु, हुम, वेयर, व्हेन, व्हाई, जितने भी क्वेश्चन वर्ड वाले शब्द हैं वो सब के सब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। मैं एग्जाम्पल से इसे स्पष्ट कर रहा हूं। जैसे कहा गया, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। यहां भी फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, तो ये किसके स्थान पे आया, किसी नाउन के, किसी वस्तु की तरफ के स्थान पे आया हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव था वैसे हम एक एग्जाम्पल और देते हैं, व्हाट आर यू रीडिंग। ये सेंटेंस। दूसरा, व्हाट बुक आर यू रीडिंग। ये बोथ द सेंटेंस दोनों क्वेश्चन कर रहे हैं, बट कैसे आप डिसाइड करोगे कि यहां पे जो ये इंट्रोगेटिव वर्ड आया हुआ है ये प्रोनाउन है या कुछ और है। फिर वही कॉन्सेप्ट जो सेंटेंस का कॉन्सेप्ट है, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इसके आधार पे इस कॉन्सेप्ट को आपको कभी नहीं भूलना है कि वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के पहले नाउन या प्रोनाउन आते हैं, और जब नाउन या प्रोनाउन आएगा यानी सब्जेक्ट आएगा, वो सब्जेक्ट का काम करते हैं, और सब्जेक्ट आएगा तो इसका मतलब वो प्रोनाउन ही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वर्ब, या यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के पहले व्हाट आया हुआ है, तो ये क्या हुआ, ये प्रोनाउन है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है और इसके पहले बुक आया हुआ है, यानी मेन सब्जेक्ट तो ये हुआ, और ये व्हाट जो क्वेश्चन वाला काम कर रहा है ये इस बुक वर्ड को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है।
तो यहां पे ये प्रोनाउन है और ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। आगे हो गया बात समझ में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट, डेफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित, और उसके पहले प्रीफिक्स लगा हुआ इन, यानी अनिश्चित। ऐसे प्रोनाउन जो अनिश्चित हो, जो सर्टेन ना हो, जो कंफर्म ना हो, उसे इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। और इसके बारे में आपने कई चीज़ों को पढ़ा होगा, जैसे आपने कहा वन, मैंने यहाँ पे एक, आप कई बार पढ़ते वन शुड डू वंस ड्यूटी, ऐसा सेंटेंस आपके सामने आया होगा। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग, इस तरह के सेंटेंस कई बार आपके सामने आए होंगे, और वहाँ पे ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया होगा कि यहाँ पे मेन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे प्रोनाउन जो अनिश्चित होते हैं, जो कंफर्म नहीं होते हैं, उन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। वन हुआ, नन हुआ, दे, ऑल, मेनी, few, others, some, anything, nothing, something, someone, anybody, nobody, ये जितने प्रोनाउन मैंने लिखे हैं ये सब क्या है? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि ये किसी सर्टेन पर्सन के बारे में हमको इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। जैसे जो पहला हमने सेंटेंस बोला, वन शुड डू वंस ड्यूटी, इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वी शुड डू आवर ड्यूटी। चीज़ें सेम हैं लेकिन प्रोनाउन डिफरेंस है। यहाँ पे डेफिनिट प्रोनाउन है हम, लेकिन यहाँ पे वन, यानी वन माने ये सभी लोगों के लिए क्या कहा जा रहा है, लेकिन पर्टिकुलरली एक, सभी लोगों के लिए बोला जा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति के लिए। वन शुड डू वंस ड्यूटी, यानी किसी को भी अपना काम करना चाहिए। तो ये यहाँ पे क्या हुआ? वन की जगह पे हम कोई भी नाउन यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये इंडेफिनिट हुआ कि नहीं हुआ? और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ? ये सॉरी पॉजेसिव केस वंस। जैसे पर्सनल प्रोनाउन में केसेस होते नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव, वैसे हर प्रोनाउन के नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव केस होते हैं अकॉर्डिंग टू द यूज के अनुसार। जैसे एक सेंटेंस और लिखें, एनी वन ऑफ देम कैन डू दिस वर्क। अब यहां पे देखिए एनी वन ऑफ देम, यहां पे जो एनी वन आया इस देम को क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एनी वन, लेकिन उनमें से किसी को कन्फर्मली नहीं बोल रहा है। तो यहां पे क्या हुआ? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ, एनी वन ऑफ देम। ठीक है। जैसे एक आया कि ईच मस्ट डू हिज बेस्ट, ईच मस्ट डू हिज बेस्ट। प्रत्येक अपना सबसे अच्छा दे सकता है, सबसे अच्छा प्रयास कर सकता है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। यहाँ पे जो ईच वर्ड है, मस्ट क्या है? ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के जस्ट पहले तुरंत यूज हुआ, इसका मतलब ये प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन हुआ? इनडेफिनिट प्रोनाउन, क्योंकि देयर इज नो सर्टेनिटी अबाउट विच
ये जिसके बारे में बोल रहा है, इसके बारे में कोई सर्टेनिटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, ये प्रोनाउन है और कैसा प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन पे। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। आपका 5th नंबर है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेशन, इस वर्ड को आप अच्छी तरीके से जान रहे होंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन? संबंध। रिलेशन मीन्स क्या होता है, संबंध। ऐसे प्रोनाउन जो संबंध स्थापित करें उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। यानी हिंदी में इसे हम बोलेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। क्या बोलेंगे? संबंध वाचक। ये सेंटेंस देखिए, दिस इज द बुक व्हिच आई बॉट। यहां पे दो क्लास आपके सामने, दिस इज बुक, आई बॉट, ये दो क्लास आपके सामने हैं और जो बीच में व्हिच वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, व्हिच, ये इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, संबंध स्थापित कर। दिस इज द बुक व्हिच, और जब ये संबंध का काम करेंगे तो जो जैसा जिसको जिसे इस तरह के इसके हिंदी में नहीं निकलते हैं। यानी सभी ऑल क्वेश्चन वर्ड्स नियर अबाउट, जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, ये क्वेश्चन वर्ड जब प्रोनाउन के स्थान पे यूज होते हैं, जब पहले यूज होंगे वर्ब के पहले तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और यही जब किसी दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो सेंटेंस, दो वाक्य के बीच में रिलेशन बनाने का काम करते हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे इसके अंतर्गत दैट भी, क्वेश्चन वर्ड प्लस दैट भी आता है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, दिस इज द बॉय whose brother is famous player। यहां पे देखिए, एक क्लास आपका ये है, दूसरा क्लास ये है, और दोनों क्लास के बीच में ये जो whose आया है तो क्वेश्चन वर्ड, लेकिन यहां इसका अर्थ क्या हुआ, जिसका। मीनिंग निकालिए, ये वही लड़का है, दिस इज द बॉय हुज ब्रदर, जिसका भाई एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो इन दोनों क्लास के बीच में, या इस वर्ड और इस वर्ड, प्लेयर और बॉय के बीच में रिलेशन बनाने का काम कौन कर रहा है, हुज कर रहा है। इसलिए क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव पे। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता बांटना, जो दो चीजों को आपस में अलग अलग करके बताए, ऐसे प्रोनाउन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे आपने कहा, ईच ऑफ द बॉय कैन प्ले। एक सेंटेंस और लिखता हूं, रीड आइदर ऑफ दीज बुक्स। Neither of the two servants came। आपके सामने ये 3 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, और इन 3 सेंटेंस में से
इसका आप मीनिंग निकालिए, ईच ऑफ द बॉय कैन प्ले, लड़कों में से प्रत्येक लड़का, ईच, खेल सकता है, इसकी मीनिंग ये निकल रही है। इसका मतलब जो ग्रुप है उसमें से हर सबको अलग अलग करने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये बंटवारा कर रहा, अलग इंडिकेशन दे रहा है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ। यहाँ पे देखिए, रीड आइदर ऑफ दीज बुक्स, इनमें से कोई भी किताब पढ़ सकते हो, कोई भी किताब पढ़ सकते हो, आइदर ऑफ दीज बुक्स, रीड आइदर ऑफ दीज बुक्स। इसका मतलब ये हुआ क्या कि ढेर सारी बुक्स हैं, उसमें से कोई भी बुक, एक पर्टिकुलर बुक आप निकाल के पढ़ सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड है। नाइदर ऑफ द टू सर्वेंट्स केम, दो नौकरों में से एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया, नहीं कोई भी नहीं आया, तो ये दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इस स्थिति में क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हुआ। समझ में आया होगा। अब यहां भी थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है। एक सेंटेंस के माध्यम से इसे समझेंगे। जैसे ये है, ईच ऑफ द बॉयज गॉट ए प्राइज, ईच ऑफ द बॉयज गॉट अ प्राइज। एक सेंटेंस इसी को और दूसरे तरीके से लिखते हैं, ईच बॉय गॉट अ प्राइज। अब दोनों का अर्थ देखिए क्या है, ईच ऑफ द बॉयज गॉट ए प्राइज एंड ईच बॉय गॉट ए प्राइज। यहां पे ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है और यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहा है, लेकिन अंतर क्या है, इसके तुरंत बाद एक नाउन आया हुआ है और इस नाउन को ये वर्ड क्वालिफाई कर रहा है। और नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव। तो यहां पे ईच का प्रयोग कैसे हुआ है, एडजेक्टिव के रूप में, और यहां पे ईच का प्रयोग कैसे हुआ है, प्रोनाउन के रूप में। और किस प्रोनाउन के रूप में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में। ईच ऑफ द बॉयज गॉट प्राइज, लड़कों में से प्रत्येक लड़का प्राइज पाया, और यहां ईच बॉय गॉट प्राइज। लेकिन इनका यूज मीनिंग सेम निकल रही है, लेकिन इनका यूज, इनका प्लेस, ये इनके बीच में डिफरेंस पैदा कर रहा है। यानी यहां पे ये प्रोनाउन के रूप में आया और यहां पे ये एडजेक्टिव के रूप में आया। नेक्स्ट, आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब आपने साइंस में पढ़ा होगा, स्पेशली लाइट वाले चैप्टर में, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन। तो यहां रिफ्लेक्शन का मतलब प्रकाश नहीं, यहां तो प्रभाव का, किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। यानी कहने का मतलब कि जो प्रोनाउन ये बताता है कि काम का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है या कर्म पे पड़ रहा है, जो वर्क उस सेंटेंस में हो रहा है उसका इफेक्ट किसकी तरफ पड़ रहा है, जो रिफ्लेक्ट करके ये बताने का काम करता है, उसे हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। अब यहां पे देखिए, ये वर्ब, इस वर्ब का जो इफेक्ट है ये माई सेल्फ वर्ड के हिसाब से किसके ऊपर आ रहा, आई के ऊपर। तो यहां माई सेल्फ क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। जैसे हो, ही ignored themselves, he ignored themselves। एक सेंटेंस और लिखते हैं, द कैट seated itself on the table।
अब ये 3 सेंटेंस आपके सामने हैं। दे इग्नोर्ड देमसेल्फ, यानी ये देमसेल्फ वर्ड किसके ऊपर रिफ्लेक्शन डाल रहा है? दे के ऊपर। इटसेल्फ किसके ऊपर रिफ्लेक्शन डाल रहा है? कैट के ऊपर। द कैट सीटेड इटसेल्फ ऑन द टेबल। इटसेल्फ यानी स्वयं, 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 यानी जो शब्द ये बताएं कि वर्ग का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है, सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन पे पड़ रहा है, सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट पे पड़ रहा है, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। और यहीं पे एक चीज और समझना, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिव दोनों को साथ में समझना जरूरी है, इसलिए हम इसको साथ में लेकर के चलते हैं। कैसे? रिफ्लेक्सिव और यहां इम्फेटिक, जो थर्ड है इम्फेटिक प्रोनाउन। ये सेंटेंस में लिख रहा हूं, आई डिड इट माई सेल्फ, आई डिड इट माई सेल्फ। दूसरा, आई माई सेल्फ डिड इट। सेंटेंस की मीनिंग भी सेम है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। यहां पे देखिए, रिफ्लेक्शन के लिए कोई वस्तु दूर होना जरूरी है। रिफ्लेक्शन के लिए कोई वस्तु जब दूर होगी तभी, साइंस में आपने पढ़ा है कि प्रकाश जब किसी माध्यम से निकलती है तो किसी दूसरे तल पे टकरा करके वापस जब उसी माध्यम में लौटती है एक निश्चित कोण बनाते हुए, तो वो रिफ्लेक्शन होता है। उसी तरह से जब किसी तल से टकराती है तब रिफ्लेक्शन होता है, नहीं तो प्रकाश सीधे निकल जाएगा। सेम वही कंडीशन यहाँ है कि यहाँ पे माई सेल्फ यूज हुआ तो, और इफेक्ट किसके ऊपर डाल रहा है? इसके ऊपर। माई सेल्फ इफेक्ट किसके ऊपर डाल रहा है? इसके ऊपर। यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो रहा है इसके ऊपर, और यहाँ पे आई माई सेल्फ ये सीधे इस आई के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में यहां इम्फेटिक यूज हुआ और यहां पे रिफ्लेक्सिव यूज हुआ। सिर्फ यूज के आधार पे इसका अंतर है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में अंतर यह है कि जब भी